एक गलती की गई थी कि बून को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया था, क्योंकि उसे कुछ मिनट दिए गए थे जिस दौरान उसने अपने दोस्त लश्कर से कांटेक्ट बनाए रहा होगा। लेकिन इस गलती को तुरंत सुधार लिया गया था और उसे गिरफ्तार करके उसकी तलाशी भी ली गई थी, मगर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली जिससे उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था। ये सच है कि उसकी शर्ट के राइट हैंड की तरफ खून के कुछ धब्बे थे, लेकिन उसने अपनी उंगली की तरफ इशारा किया जिस पर नाखून के पास चीरा लगा हुआ था और उसने कहा कि खून वहीं से आया था। उसने मिस्टर नेविल सेंट क्लेयर को देखने की बात को कॉन्फिडेंटली नकार दिया और उसने ये कसम खाकर कहा कि कमरे में मिस्टर नेविल सेंट क्लेयर के कपड़ों की मौजूदगी उसके लिए उतना ही बड़ा रहस्य है जितना कि पुलिस के लिए। रहा सवाल मिसेस सेंट क्लेयर के दावे का कि उसने सचमुच में अपने हस्बैंड को खिड़की के पास देखा था, तो उसने दावा किया या तो वो पागल होगी या वो सपना देख रही होगी। जब उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो वो ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला कर विरोध कर रहा था। इस दौरान इंस्पेक्टर उस जगह पर इस उम्मीद से रुका रहा कि भाटे के कम होने पर कुछ नए सुराग मिल सकते हैं, और हुआ भी ऐसा ही। हालांकि उन्हें कीचड़ से भरे तट पर शायद ही वो चीज़ मिली जिसके मिलने की उनको उम्मीद थी। ये सेंट क्लेयर का कोट था, ना कि नेविल सेंट क्लेयर जो भाटे के कम होने पर जाहिर हो गया था। और तुम्हें क्या लगता है उसकी जेब से उन्हें क्या मिला था? मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। नहीं, मुझे नहीं लगा कि तुम अंदाज़ा लगा पाओगे। हर जेब पेनी और आधी पेनी से भरी हुई थी। 421 पेनी थे और 270 आधे पेनी थे। इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं थी कि भाटा उस कोट को बहा कर नहीं ले गया था, लेकिन एक ह्यूमन बॉडी का अलग मामला होता है। उस जगह मकान और घाट के बीच में एक भयानक भंवर है। ऐसा मुमकिन हो सकता था कि भारी कोट रुका रह गया था जबकि नंगा शरीर नदी में खींच लिया गया था। लेकिन मुझे लगा कि बाकी सारे कपड़े कमरे में मिले थे। क्या बॉडी पर केवल कोट पहना गया रहा होगा? लेकिन ये पॉइंट्स काफी हद तक सच जैसे लगते हैं। मान लेते हैं कि इस आदमी बून ने नेविल सेंट क्लेयर को खिड़की से ढकेला था। ऐसे में कोई भी इंसानी आंख ऐसी नहीं है जिसने इस काम को देखा होगा। इसके बाद वो क्या करेगा? उसे जरूर ये लगेगा कि उसे उसका राज खोलने वाले इन कपड़ों से छुटकारा पा लेना चाहिए। वो कपड़ों को लेगा और फिर उसे बाहर फेंकने वाला होगा। जब उसे ये सूझेगा कि ये कोट तैरता रहेगा और डूबेगा नहीं, उसके पास थोड़ा ही वक्त होगा, क्योंकि जब सेंट क्लेयर की वाइफ जबरन ऊपर आने की कोशिश कर रही थी तो उस भिखारी ने सीढ़ियों के नीचे के झगड़े की आवाज सुन ली होगी और शायद उसे अपने साथी लश्कर से पहले ही पता चल गया होगा कि पुलिस गली में तेजी से आ रही है। एक पल भी गंवाने के लिए नहीं है। वो किसी गुप्त धन के भंडार की तरफ जाता है जहां उसने अपने भिखमंगेपन के फलों को इकट्ठा किया है, और वो अपने हाथ में आने वाले सभी सिक्कों को कोट की जेबों में ये पक्का करने के लिए भर देता है कि वो कोट डूब जाए। वो उसे बाहर फेंक देता है, और उसने यही काम बाकी कपड़ों के साथ भी किया होता अगर उसे नीचे से तेजी से आते कदमों की आवाज सुनाई न दी होती और उसके पास केवल खिड़की बंद करने का वक्त था जब पुलिस आ गई। ये बेशक सुनने में मुमकिन लगता है। किसी बेहतर अनुमान की कमी होने की वजह से हम इसे काम चलाऊ अंदाजा मान लेते हैं। बून को, जैसे मैं तुम्हें बता चुका हूँ, गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन ऐसी कोई भी चीज साबित नहीं की जा सकती थी जो इससे पहले कभी भी उसके खिलाफ जाती थी। उसे कई सालों से एक पेशेवर भिखारी के रूप में जाना जाता था, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल शांत और निर्दोष लगती थी। यही मामला अटका है, और ये सवाल जिनको सुलझाना है, नेविल सेंट क्लेयर अफीम के अड्डे पर क्या कर रहा था? जब वो वहाँ था तो उसके साथ क्या हुआ? वो अब कहाँ है? और उसके गायब हो जाने में ह्यूज बून का क्या ताल्लुक है? सभी पहले की ही तरह हल से बहुत दूर हैं। मैं मानता हूँ कि मेरे तजुर्बे में मुझे ऐसा कोई भी मामला याद नहीं पड़ता है जो पहली नज़र में देखने पर इतना सरल हो और फिर भी वो ऐसी दिक्कतों को पेश करता हो। जब शर्लॉक होम्स इस अनोखी वारदात के बारे में बता रहा था, हम बड़े कस्बे के बाहरी इलाके से चक्कर लगाते हुए जा रहे थे। इसके बाद हमने थोड़ी थोड़ी दूर पर मौजूद मकानों की लाइन के आखिरी मकान को पीछे छोड़ दिया
और हम दोनों तरफ बाढ़ लगे गवई रास्ते पर खड़खड़ाते हुए जाने लगे। जो भी हो, जैसे ही उसकी बात खत्म हो गई, हम दूर दूर बसे 2 गांव से होकर गुजरने लगे, जहां खिड़कियों में से अभी भी कुछ रोशनियां झिलमिला रही थीं। हम ली के बाहरी इलाके में हैं, मेरे दोस्त ने कहा। हमने अपने छोटे सफ़र में 3 इंग्लिश काउंटीज़ को छुआ है। मिडिल सेक्स से शुरुआत की, सरे के एक कोने से गुजरे और कैंट में ख़त्म किया। पेड़ों के बीच में वो रोशनी देख रहे हो, वही है द सीडर्स, और उस लैम्प के बगल में एक औरत बैठी है जिसके बेचैन कानों ने पहले से ही, मुझे कोई शक नहीं है, हमारे घोड़ों की टापों को सुन लिया है। लेकिन तुम मामले को बेकर स्ट्रीट से क्यों नहीं देख रहे हो? मैंने पूछा। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी पूछताछ करनी है। मिसेस सेंट क्लेयर ने बहुत मेहरबानी करते हुए मेरे लिए 2 कमरों का इंतज़ाम कर रखा है, और तुम निश्चिंत हो सकते हो कि मेरे दोस्त और सहकर्मी के लिए उनके पास स्वागत के सिवाय कुछ भी नहीं होगा। मुझे उससे मिलने में बहुत बुरा लग रहा है वॉटसन, जब मेरे पास उसके हस्बैंड की कोई खबर नहीं है। हम यहाँ आ गए। रुको, यहाँ रुको। हमने एक बहुत बड़े बंगले के सामने अपने घोड़ों की लगाम खींची, जो अपने अहाते के भीतर में स्थित था। एक सईस घोड़े के सिर की तरफ भागा और मैं नीचे कूदकर होम्स के पीछे कंक्रीट की एक छोटी घुमावदार सड़क पर चलने लगा, जो घर की तरफ ले जाती थी। जैसे ही हम वहां पहुंचे, दरवाज़ा तेजी से खुल गया और एक छोटी ब्लॉन्ड औरत चौखट पर खड़ी थी, और उसके गले और कलाइयों पर थोड़ा रोएदार गुलाबी शिफॉन था। वो ऐसे खड़ी थी कि उसकी परछाई रोशनी की धारा के सामने आरेखित हो जाती थी। एक हाथ दरवाजे पर था, जबकि दूसरा हाथ बेचैनी से आधा उठा हुआ था। उसका जिस्म थोड़ा झुका हुआ था। उसका सिर और चेहरा बाहर निकला हुआ था, जिसके साथ उसकी आंखें और खुले होंठ एक सवाल खड़ा कर रहे थे। तो फिर वो चिल्ला पड़ी, और इसके बाद ये देख कर कि हम 2 लोग थे, वो उम्मीद से चिल्ला पड़ी जो दबकर कराह में बदल गई। जब उसने देखा कि मेरा साथी अपना सिर हिला रहा है और कंधे उचका रहा है। क्या कोई अच्छी खबर नहीं है? नहीं। कोई बुरी खबर नहीं है? नहीं। इसके लिए ईश्वर का शुक्रिया। लेकिन अंदर आइए, आप थके होंगे, क्योंकि आपको पूरे दिन भागा दौड़ी करनी पड़ी होगी। ये मेरा दोस्त है, डॉक्टर वॉटसन। ये मेरे कई मामलों में मेरे बहुत ज़्यादा काम आया है, और ये एक खुशकिस्मती है कि मेरे लिए इसे लाना और इस तहकीकात में शामिल करना मुमकिन हो सका है। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उसने मेरे हाथ को गर्मजोशी से दबाते हुए कहा। मुझे यकीन है कि आप हमारे इंतज़ाम में किसी तरह की कमी के लिए माफ़ करेंगे, जब आप ये सोचेंगे कि हम पर यह चोट इतनी अचानक हुई है। मेरी प्रिय मैडम, मैंने कहा, मैं एक पुराना कैंपर हूँ, और अगर मैं नहीं भी होता तो भी मैं बहुत अच्छे से देख सकता हूँ कि किसी भी तरह की माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपके या अपने दोस्त के किसी भी काम आ सकूं तो मुझे वाकई बहुत खुशी होगी। अब मिस्टर शर्लॉक होम्स, औरत ने ईटिंग रूम में दाखिल होते हुए कहा, जिसकी मेज़ पर एक ठंडा रात का खाना परोस दिया गया। मेरी आपसे ख्वाहिश है कि मैं आपसे 1 या 2 सवाल पूछूं, जिसके लिए मैं उम्मीद करती हूं कि आप मुझे सीधे जवाब देंगे। ज़रूर मैडम, क्यों नहीं। मेरे इमोशंस के लिए परेशान मत होइएगा। मैं हिस्ट्रिकल नहीं हूँ, ना ही बेहोश होने वाली हूँ। मैं केवल आपकी सच्ची सच्ची राय को सुनना चाहूँगी। आप अपने तहे दिल से बताइए, क्या आपको लगता है कि नेविल सेंट जिंदा है? शर्लॉक होम्स इस सवाल से शर्मिंदा लगता था। औरत ने कालीन पर खड़ी होकर और उसकी तरफ नीचे देखते हुए बेचैनी से कहा, जिस दौरान होम्स ने पीछे बास्केट चेयर का टेक ले लिया। सच कहूँ मैडम, मुझे नहीं लगता। आपको लगता है कि वो मर गया है? मुझे ऐसा ही लगता है। कत्ल? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शायद। और वो किस दिन मारा गया? मंडे के दिन। तो शायद मिस्टर होम्स, क्या आप मुझे इतना बताने की जहमत करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे उसके द्वारा भेजा गया खत आज मिला है। शर्लॉक होम्स अपनी चेयर से उछल पड़ा, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। क्या? वो दहाड़ा। हाँ, आज।
वो हवा में कागज़ की एक छोटी पर्ची उठाए खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? जी ज़रूर। होम्स ने अपनी बेचैनी में औरत से वो पर्ची छीन ली और उसे मेज़ पर चिकना करके रखते हुए होम्स ने एक लैंप खींची और उसे गौर से देखने लगा। मैं अपनी कुर्सी से उठ चुका था और मैं उसके कंधे के ऊपर से उस पर्ची को देख रहा था। लिफाफा बहुत खुरदुरा था और उस पर ग्रेवसेंड डाकघर की मोहर लगी थी और उस पर ठीक उसी दिन की तारीख थी, या यूं कहना बेहतर होगा कि एक दिन पहले की तारीख थी, क्योंकि ये एक आधी रात की काफ़ी बाद की घटना है। लिफाफे पर खुरदरी लिखावट है। होम्स बुदबुदाया। यकीनन ये आपके हस्बैंड की लिखावट नहीं है मैडम, लेकिन इसके ऊपर की लिखावट उसी की है। मुझे ये भी लगता है कि जिसने भी लिफाफे पर पता लिखा उसे जाकर आपके पते की पूछताछ करनी पड़ी होगी। आप ऐसा कैसे बता सकते हैं? नाम आप देख सकती हैं, बिल्कुल काली स्याही में है जो खुद सूख गई है, बाकी ग्रे जैसे रंग में है, जिससे दिखता है कि ब्लॉटिंग पेपर का इस्तेमाल किया गया है। अगर उसको सीधे लिखा गया होता और फिर ब्लॉटिंग पेपर का इस्तेमाल किया गया होता तो कुछ भी गहरे काले रंग का नहीं होता। इस आदमी ने नाम लिखा और फिर उसके पता लिखने से पहले एक ब्रेक लिया, जिसका केवल यही मतलब हो सकता है कि वो आपके पते को नहीं जानता था। ये निश्चित तौर पर एक मामूली बात है, लेकिन मामूली बातों के जितना अहम कुछ भी नहीं होता। अब चलिए हम चिट्ठी को देखते हैं। ओह, इसके साथ एक इनक्लोजर भी था। हाँ, एक अंगूठी थी, उसकी मोहर वाली अंगूठी। क्या आपको यकीन है कि ये राइटिंग आपके हस्बैंड की है? हाँ, उसकी लिखावटों में से एक है। लिखावटों में से एक मतलब? ये उसकी तब वाली राइटिंग है जब वो जल्दबाजी में लिखता है। ये उसकी आम लिखावट में से बिल्कुल अलग है और फिर भी मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। होम्स ने उस लेटर की एक लाइन को पढ़ा जो इस तरह से है। प्रिय डरो मत, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसे ठीक करने में कुछ वक्त लग सकता है। सब्र से इंतजार करो। तुम्हारा प्यारा नेविल। पेंसिल से बिना वाटरमार्क वाली ऑक्टेवो साइज की किताब की फ्लाई लीफ पर लिखा गया है। हाँ, इसे ग्रेवसेंड डाकघर से आज ही के दिन एक गंदे अंगूठे वाले आदमी के जरिए भेजा गया है। और अगर मैं कोई ज्यादा गलती नहीं कर रहा हूँ तो फ्लैप पर एक ऐसे आदमी के जरिए गोंद लगाया गया है जो तंबाकू चबा रहा था। और आपको कोई शक नहीं है कि ये राइटिंग आपके हस्बैंड की ही है ना मैडम? जी बिल्कुल, कोई शक नहीं है। नेविल ने ही इन शब्दों को लिखा है और इन्हें ग्रेवसेंड डाकघर से आज ही के दिन भेजा गया है। अच्छा मिसेस सेंट क्लेयर, बादल छट रहे हैं। हालांकि मैं ये कहने की हिम्मत नहीं करूंगा कि खतरा खत्म हो चुका है, लेकिन वो जिंदा होगा मिस्टर होम्स? हाँ, हो सकता है, बशर्ते ये कि ये एक चालाकी से की गई कोई जालसाजी ना हो जिसे हमें हमारी खोज से भटकाने के लिए किया गया हो। जो भी हो, अंगूठी कुछ भी साबित नहीं करती है। इसे उससे हथियाया भी जा सकता था। नहीं नहीं, ये वाकई में उसकी खुद की लिखावट है। हाँ, मुमकिन है। और अगर ऐसा है तो बीच में बहुत कुछ हो गया रहा होगा। ओह, आपको मुझे होपलेस नहीं करना चाहिए मिस्टर होम्स। मुझे मालूम है कि उसके साथ सब कुछ ठीक है। हमारे बीच एक ऐसा गहरा नाता है कि अगर उसके साथ कुछ बुरा होगा तो मुझे पता चल जाएगा। उसी दिन जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था उसने खुद को बेडरूम में चीरा लगा लिया था और फिर भी मैं किचन से भागकर सीधे सीढ़ियों के ऊपर इस यकीन के साथ गई थी कि कुछ तो बुरा हुआ था। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसी छोटी बात पर प्रतिक्रिया करूंगी और फिर भी उसकी मौत के लिए अनजान रहूंगी? इस लेटर से आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पक्के तौर पर एक सबूत की बहुत मजबूत कड़ी से साबित कर रही हैं। लेकिन अगर आपका हस्बैंड जिंदा है और लेटर्स लिख सकता है तो वो आपसे दूर क्यों रहेगा? मैं इमेजिन नहीं कर सकती। ये सोच से परे है। और मंडे को उसने आपको छोड़ने से पहले कोई कमेंट नहीं किया था? नहीं। और आप उसे स्वानडेन लेन में देखकर हैरान रह गई थी? काफी हद तक ऐसा ही था। क्या खिड़की खुली थी? हाँ, खुली थी। तो क्या वो आपको बुला सकता था? हाँ, वो ऐसा कर सकता था। उसने केवल, जैसा कि मैं समझता हूँ, हल्की सी चीख दी। हाँ, ऐसा ही है। और आपको लगा
कि शायद वो मदद के लिए पुकार रहा था। हाँ, वो अपने हाथों को हिला रहा था, लेकिन ये एक हैरानी की वजह हो सकती थी। आपके अनएक्सपेक्टेड दिख जाने की हैरानी उसके हाथ ऊंचा करने की वजह हो सकता था। हाँ, ऐसा मुमकिन है। और आपको ऐसा लगा कि उसे पीछे से खींच लिया गया था। हो सकता है वो पीछे कूद गया हो। आपने कमरे में किसी और आदमी को नहीं देखा था? नहीं, लेकिन इस भद्दे आदमी ने वहां पर होने की बात को एक्सेप्ट किया था और लश्कर सीढ़ियों के निचले सिरे पर था। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। जहां तक आप देख सकती थीं, आपके हस्बैंड ने अपने साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वो अपनी बिना कॉलर या टाई के था। मैंने उसके नंगे गले को साफ साफ देखा था। क्या उसने कभी स्वानडैम लेन का जिक्र किया था? कभी नहीं। क्या उसने कभी अफीम लेने के लक्षण जाहिर किए थे? जी नहीं, कभी भी नहीं। शुक्रिया मिसेस सेंट क्लेयर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं अपने सारे शक दूर करना चाहता था। अब हम थोड़ा डिनर लेंगे और फिर आराम करने चले जाएंगे, क्योंकि कल का दिन हमारे लिए बहुत ही बिजी हो सकता है। एक बड़ा और आरामदायक 2 बिस्तर वाला कमरा हमारे लिए तैयार कर दिया गया था और मैं जल्दी से चादरों के बीच में घुस गया, क्योंकि मैं अपने इस कारनामे वाली रात के बाद थक गया था। लेकिन शर्लक होम्स ऐसा आदमी था जो जब उसके दिमाग में कोई अनसुलझी प्रॉब्लम होती थी तो वो कई दिनों तक और कई बार 1 हफ्ते तक बिना आराम किए रह सकता था। वो उस प्रॉब्लम को घुमा फिरा कर देखता था और परेशानी को हर एंगल से देखता, जब तक या तो वो उसकी था नहीं ले लेता था या खुद को सेटिस्फाइड नहीं कर लेता था कि उसकी जानकारी पूरी नहीं है। मुझे ये जल्दी ही पता चल गया था कि वो अब पूरी रात बैठने की तैयारी कर रहा था। उसने अपना कोट और वेस्टकोट उतार लिया, नीले रंग का बड़ा ड्रेसिंग गाउन पहन लिया और इसके बाद वो अपने बिस्तर से तकियों और सोफे और आराम कुर्सी से गद्दियों को इकट्ठा करने के लिए कमरे में इधर उधर टहलने लगा। इन सब से उसने एक तरह का ईस्टर्न कंट्रीज वाला दीवान बना लिया, जिस पर उसने खुद को पालथी मार कर बैठा लिया और 1 आउंस कटे हुए तंबाकू और माचिस की एक डिबिया को अपने आगे रख लिया। उसकी मजबूती से बने गरुड़ चेहरे मुहरे पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। जब मैं सोने के लिए लेटा तो वो बैठा था और जब अचानक एक चिल्लाहट से मैं जाग गया तो भी वो वहां बैठा ही था। पाइप अभी भी उसके होंठों के बीच में थी और धुआं अभी भी छल्लों में ऊपर जा रहा था और कमरा एक सघन तंबाकू के धुएं से भरा हुआ था, लेकिन कटी हुई तंबाकू के ढेर में से कुछ भी नहीं बचा था, जैसा मैंने पिछली रात को देखा था। जाग गए वॉटसन? उसने पूछा। हाँ, सुबह की सैर के लिए तैयार हो? जी हाँ, जरूर। तो फिर कपड़े पहन लो, अभी तक कोई भी जागा नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि सईस कहाँ सोता है और हम जल्दी से ट्रैप घोड़ा गाड़ी को बाहर निकलवा लेंगे। जब वो बोल रहा था तो वो अपने में ही खिलखिलाया। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो पिछली रात के गंभीर विचार वाले रूप की कंपैरिजन में अलग आदमी लग रहा था। जब मैं कपड़े पहनकर तैयार हो रहा था तो मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली। कोई हैरानी नहीं थी, कोई भी जागा नहीं था। 4:25 हो रहे थे। मैं मुश्किल से तैयार हो रहा था जब होम्स इस खबर के साथ लौटा कि सईस घोड़े को गाड़ी में लगा रहा था। मैं अपने एक छोटे से अंदाजे को आजमाना चाहता था। उसने अपने बूट्स को पहने हुए कहा, मुझे लगता है वॉटसन कि तुम इस यूरोप के सबसे बड़े बेवकूफ़ों में से एक की मौजूदगी में हो। मैं इस लायक हूं कि मुझे यहाँ से लात मारकर चैरिंग क्रॉस भेज दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे इस मामले की चाबी मिल गई है। अच्छा, तो वो कहाँ है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। बाथरूम में, उसने जवाब दिया। ओह हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे अविश्वास के एक्सप्रेशंस को देखकर उसने बोलना जारी रखा। मैं अभी वहीं गया था और मैंने उस चाबी को बाहर निकाला है और वो मुझे इस ग्लैडस्टोन बैग में मिली थी और हम देख लेंगे कि क्या ये चाबी ताले में बैठती है या नहीं। और जैसा कि मुमकिन था, हमने खामोशियों से सीढ़ियों के नीचे की तरफ रुख किया और हम बाहर सुबह की चमकदार धूप में चले गए। सड़क पर हमारा घोड़ा और बग्घी खड़ी थी और जिसके अगले सिरे के पास आधे कपड़े पहने सईस इंतजार कर रहा था। हम दोनों गाड़ी के भीतर चढ़ गए और तेजी से लंदन रोड के नीचे जाने लगे। कुछ ग्रामीण छकड़ा गाड़ियां चल रही थीं जिसमें महानगर के लिए सब्जियां ले जाई जा रही थीं,
लेकिन दोनों तरफ के बंगलों की लाइन सपने के किसी शहर की तरह खामोश और बेजान थी। ये कुछ पॉइंट्स पर अनोखा मामला रहा है, होम्स ने घोड़े को सरपट दौड़ाने के लिए झटके से मारते हुए कहा। मैं मानता हूं कि मैं एक छछूंदर की तरह अंधा था, लेकिन ना सीखने के कंपैरिजन में देर से सीख लेना बेहतर होता है। जब हम सरे की तरफ की सड़क से होकर गुजर रहे थे तो कस्बे में तड़के उठने वाले लोगों ने नींद की हालत में अपनी खिड़कियों से झांकना शुरू कर दिया था। वाटरलू ब्रिज रोड से गुजरते हुए हमने दरिया को पार किया और वेलिंगटन स्ट्रीट में तेजी से घूमते हुए पहिए को दाहिनी तरफ घुमा लिया और हमने खुद को बो स्ट्रीट पर पाया। शेरलॉक होम्स पुलिस फोर्स के लिए जाना पहचाना था और दरवाजे पर 2 कांस्टेबलों ने उसे सलाम किया। उनमें से एक ने घोड़े के सिर को थाम लिया जबकि दूसरा हमें अंदर ले गया। ड्यूटी पर कौन है? होम्स ने पूछा। इंस्पेक्टर ब्रैड स्ट्रीट मिस्टर। ओह ब्रैड स्ट्रीट, आप कैसे हैं? एक लंबा और तगड़ा अधिकारी पीक्ड टोपी और बटन बंद जैकेट पहने पत्थर जड़े गलियारे से नीचे आ गया था। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं ब्रैड स्ट्रीट। ज़रूर मिस्टर होम्स, यहाँ मेरे कमरे में आइए। ये एक छोटा दफ्तर जैसा कमरा था जिसके मेज़ पर एक विशाल बही खाता रखा हुआ था और दीवार पर से एक टेलीफोन बाहर निकला हुआ था। इंस्पेक्टर अपनी मेज़ पर बैठ गया। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं मिस्टर होम्स? मैं उस भिखारी आदमी बून के बारे में बात करने आया हूं। वो आदमी जिस पर ली के रहने वाले मिस्टर नेविल सेंट क्लेयर के गायब हो जाने के संबंध में इल्ज़ाम लगा है। हाँ, उसे यहाँ लाया गया था और आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया था। इतना मैंने सुना था आपने उसे यहाँ रखा है। हाँ, कारागार में है। क्या वो चुपचाप है? ओह, वो बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक गंदा बदमाश है। गंदा? हाँ, हम बस उससे उसके हाथ ही धुलवा पा रहे हैं। उसका चेहरा एक टिंकर जितना काला है। अच्छा, जब उसका मामला निपट जाएगा तो वो रोज़ाना जेल में नहाया करेगा और मुझे लगता है कि अगर आप उसे देखेंगे तो आप मेरे साथ सहमत होंगे कि उसको इसकी ज़रूरत है। मुझे उसे देखने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। क्या आप उसे देखना चाहेंगे? ये तो आसानी से किया जा सकता है। आइए इस तरफ, आप अपना बैग छोड़ सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है मैं इसे ले चलूँगा। बहुत अच्छे, इस तरफ आइए, अगर आपकी मर्जी है। वो हमें गलियारे से नीचे लेकर गया और वो एक सलाख लगे दरवाजे को खोलकर एक घुमावदार सीढ़ी से नीचे जाने लगा और आखिर में वो हमें एक सफ़ेद पुताई वाले गलियारे पर ले आया जिसके दोनों तरफ दरवाज़ों की लाइन थी। राइट हैंड पर तीसरा वाला दरवाज़ा उसका है, इंस्पेक्टर ने कहा। इधर, ये रहा। उसने चुपचाप दरवाजे के ऊपरी हिस्से पर लगे पल्ले को पीछे सटकाया और उसमें से भीतर नजर डाली। वो सो रहा था। उसने कहा, तुम उसे बखूबी देख सकते हो। हम दोनों ने अपनी आंखें जाली से लगा ली। कैदी हमारी तरफ मुंह किए हुए गहरी नींद में लेटकर धीमी और गहरी सांसें ले रहा था। वो मीडियम कद काठी का आदमी था, अपनी हैसियत की तरह ही घटिया पहनावे में था और उसके तार तार कोट के फटे हिस्से में से एक रंगीन कमीज बाहर निकली हुई थी। वो जैसा इंस्पेक्टर ने बताया था बहुत गंदा था, लेकिन उसके चेहरे को ढकने वाली गंदगी उसके गंदेपन को नहीं छुपा सकती थी। एक पुराने चोट के निशान का चौड़ा उभार उसके चेहरे को काटता हुआ आंख से उसकी ठुड्डी तक जाता था और उसकी सिकुड़न ने उसके ऊपर होठ के एक किनारे को मोड़ दिया था, जिस वजह से 3 दांत एक लगातार गुर्राहट की तरह दिखाई देते थे। बहुत चमकीले लाल बालों का एक पुलिंदा उसकी आंखों और माथे तक नीचे जाता था। वो बहुत खूबसूरत है ना? इंस्पेक्टर ने कहा। उसे बेशक नहाने की ज़रूरत नहीं है, होम्स ने कमेंट किया। मुझे अंदाज़ा था कि उसे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और इसलिए मैंने अपने साथ कुछ सामान को लाने का काम किया है। ये कहते हुए उसने ग्लैडस्टोन बैग को खोला और मुझे हैरान करते हुए उसने एक बहुत बड़े नहाने वाले स्पंज को बाहर निकाला। आप एक मजाकिया आदमी हैं, इंस्पेक्टर खिलखिलाया। अब अगर आप उस दरवाजे को बहुत धीरे से खोलने की मेहरबानी करेंगे तो हम जल्दी ही उसे तराश कर उसे एक कहीं ज़्यादा इज्जतदार आदमी बना देंगे। वैसे मेरे पास इनकार करने की कोई वजह नहीं है, इंस्पेक्टर ने कहा। उसने अपनी चाबी को धीरे से ताले में डाला
और हम सभी कोठरी में चुपचाप दाखिल हो गए। सोते हुए आदमी ने आधी करवट ली और एक बार फिर से गहरी नींद में चला गया। होम्स पानी के जग तक झुका, उसने अपने स्पंज को नम किया और उसने 2 बार कैदी के चेहरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक कसकर रगड़ा। मैं आपको मिलवाता हूँ, वो चिल्लाया, मिस्टर नेविल सेंट क्लियर से, जो कैंट काउंटी में ली के रहने वाले हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा सीन नहीं देखा था। स्पंज के नीचे आदमी के चेहरे की परत ऐसे उतर गई जैसे पेड़ की छाल हो। गंदी भूरी रंगत चली गई थी। चेहरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक सीवन लगाने वाला वो भयानक चोट का निशान, और चेहरे को बदसूरत मुस्कान देने वाला वो मुड़ा होंठ भी चला गया था। एक झटके से उलझे हुए लाल बाल निकल आए और वहां उसके बिस्तर पर काले बालों और चिकनी त्वचा वाला एक पीले और उदास चेहरे वाला और कुलीन दिखने वाला आदमी सीधे बैठा था, जो अपनी आंखें रगड़ रहा था और नींद में अपने इर्द गिर्द देख रहा था। और फिर अचानक वो चिल्लाने लगा और उसने खुद को नीचे गिराकर अपने चेहरे को तकिए में छुपा लिया। ओह गॉड! इंस्पेक्टर चीख पड़ा। ये वाकई में वो आदमी है जो गुमशुदा हो गया था। मैं इसे तस्वीर से पहचानता हूँ। कैदी बेपरवाह हाव भाव से ऐसे मुड़ा जैसे कोई आदमी खुद को अपनी किस्मत पर छोड़ देता है। ऐसा ही सही, उसने कहा। तो प्लीज़ बताइए, मुझ पर किस चीज़ का इल्ज़ाम लगा है? कत्ल का, मिस्टर नेविल सेंट। ओह चलो भी, तुम पर इसका इल्ज़ाम नहीं लग सकता है जब तक कि वो इसे आत्महत्या की कोशिश का मुकदमा नहीं बनाते हैं, इंस्पेक्टर ने दांत दिखाते हुए कहा। खैर, मैं 27 सालों से पुलिस फोर्स में हूँ, लेकिन ये मामला तो वास्तव में अनोखा है। अगर मैं मिस्टर नेविल सेंट क्लियर हूँ तो ये साफ है कि कोई गुनाह नहीं हुआ है, और ये कि किसी वजह से मुझे हिरासत में रखना गैर कानूनी है। कोई अपराध नहीं हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हुई है, होम्स ने कहा। आपके लिए बेहतर होता अगर आपने अपनी वाइफ पर एतबार किया होता। ये वाइफ की वजह से नहीं था, ये बच्चों की वजह से था, कैदी ने कराहते हुए कहा। ओह गॉड, मेरी मदद करो। मैं नहीं चाहता कि वो अपने बाप की वजह से शर्मिंदा हों। माय गॉड, ये कैसा रेवलेशन है। मैं क्या कर सकता हूँ? शेरलॉक होम्स अपने बगल में बिस्तर पर बैठ गया और उसने दयालुता से अपनी पीठ थपथपाई। अगर आप मामले के निपटारे को लीगल कोर्ट पर छोड़ते हैं, उसने कहा, तो बेशक आप प्रचार से मुश्किल से बच पाएंगे। दूसरी तरफ, अगर आप पुलिस के अधिकारियों को विश्वास दिलाते हैं कि आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं बन सकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी वजह से ये ब्यौरे अखबारों तक अपना रास्ता खोज पाएंगे। मुझे यकीन है इंस्पेक्टर ब्रैड स्ट्रीट आपके ज़रिए बताई गई किसी भी चीज़ को दर्ज करेंगे और उसे सही अधिकारियों को सौंप देंगे। मामला अदालत तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। ईश्वर तुम्हारा भला करे, कैदी उत्साहपूर्वक चिल्लाया। मैं कैद की सज़ा बर्दाश्त कर सकता था, हाँ, यहाँ तक कि सजाए मौत भी बर्दाश्त कर सकता था, बजाय इसके कि मुझे अपने बदतरीन राज को अपने बच्चों के लिए एक पारिवारिक कलंक की तरह छोड़ना पड़ता। तुम मेरी कहानी सुनने वाले पहले आदमी हो। मेरे फादर चेस्टरफील्ड के स्कूल मास्टर थे, जहाँ मैंने बेहतरीन शिक्षा पाई। अपनी जवानी में मैं बहुत घूमा, रंगमंच में भाग लिया और आखिर में लंदन में शाम के अखबार में एक पत्रकार बन गया। एक दिन मेरे संपादक ने मेट्रोपोलिस में भीख मांगने के बारे में लेखों की श्रृंखला हासिल करने की इच्छा जाहिर की और मैंने उन्हें वो देने का जिम्मा ले लिया। यही वो पॉइंट था जहाँ से मेरे सारे कारनामों की शुरुआत हुई। ऐसा केवल शौकिया भीख मांगने की कोशिश करने की वजह से था, जो मुझे अपने लेखों के आधार देने के लिए पॉइंट मिल पाते थे। जब मैं एक कलाकार था, मैंने स्वाभाविक रूप से किरदार के रूप में तैयार होने के सारे रहस्यों को सीख लिया था और मैं अपनी इस खूबी के लिए ग्रीन रूम में मशहूर था। मैंने अब अपने इस टैलेंट का फ़ायदा उठाया। मैंने अपना चेहरा रंग लिया और ख़ुद को देखने में बहुत ही रहम के लायक बनाने के लिए एक चोट का बढ़िया निशान बनाया और स्किन के रंग के प्लास्टर के छोटे टुकड़े की मदद से अपने होंठ के एक किनारे को मोड़ लिया।
फिर लाल बाल वाले सिर और पहनावे के साथ मैंने अपना डेरा शहर के व्यापारिक हिस्से में डाल लिया। दिखने में मैं एक माचिस बेचने वाला था, लेकिन हकीकत में मैं एक भिखारी था। 7 घंटों तक मैं अपने पेशे के मुताबिक रहा और शाम होने पर जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा तो मुझे 26 शिलिंग और 4 डाइम से कम नहीं मिले थे। मैं अपने लेख लिखता रहा और मामले के बारे में थोड़ा और सोचता रहा, जब तक कि कुछ वक्त बाद मैंने अपने एक दोस्त के बिल को अदा करने का जिम्मा नहीं लिया और जब तक कि मुझे इसके लिए 25 पाउंड्स के भुगतान का न्यायिक आदेश नहीं दिया गया। मैं परेशान था कि मैं कहां से इस रकम को लाऊं। जब अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, मैंने साहूकार से 2 हफ्ते की मोहलत देने की मिन्नत की। मुझे नौकरी देने वालों से एक छुट्टी की मांग की और अपना भेष बदलकर शहर में भीख मांगने में अपना वक्त बिताया। 10 दिनों में मेरे पास रुपया इकट्ठा हो गया था और मैंने कर्ज को चुका दिया। खैर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 पाउंड्स हर हफ्ते की आमदनी में मेहनत वाला काम करके घर बसाना कितना मुश्किल रहा होगा, जबकि मैं जानता था कि मैं उतना अपने चेहरे पर थोड़ा रंग पोत कर, अपनी टोपी को ज़मीन पर रख कर और चुपचाप खड़े होकर एक दिन में कमा सकता था। मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट और धन की ये लड़ाई लंबी चली, लेकिन आखिर में डॉलर जीत गए और मैंने पत्रकारिता को छोड़ दिया और मैं लगातार कई दिनों तक अपने चुने हुए कोने पर बैठता रहा। अपने भयानक चेहरे से लोगों में हमदर्दी पैदा करता रहा और अपनी जेबों को तांबे के सिक्कों से भरता रहा। केवल एक आदमी मेरा राज जानता था। वो एक बदनाम अड्डे का मालिक था, जहां मैं स्वान डैम लेन में ठहरता था, जहां से मैं हर सुबह एक घटिया भिखारी की तरह बाहर निकलता था और शाम होने पर खुद को कस्बे के नज़दीक अच्छे पहनावे वाले आदमी में बदल लेता था। ये आदमी, जो एक लश्कर था, मुझसे अपने कमरों की अच्छी कीमत पाता था, इसलिए मुझे मालूम था कि मेरा राज उसकी तरफ से सेफ है। खैर, बहुत जल्दी मैं जान गया कि मैंने बहुत सारी रकम बचा ली थी। मेरा ये मतलब नहीं है कि लंदन की सड़कों पर कोई भी भिखारी एक साल में 700 पाउंड्स कमा सकता है, जो मेरी औसत कमाई से कम है, लेकिन मेरे पास किरदार का रूप बनाने की मेरी असाधारण बढ़त थी और इसके अलावा मेरे पास बात करने का ढंग था, जिसकी प्रैक्टिस से सुधार आ गया था और इसने मुझे शहर में काफ़ी जाना पहचाना किरदार बना दिया था। सारा दिन मुझ पर एक झरने की तरह पेनी, जिसमें तरह तरह के चांदी के सिक्के होते थे, बरसती रहती थीं और ये एक बहुत ख़राब दिन होता था जब मैं 2 पाउंड्स नहीं बटोर पाता था। जैसे जैसे मैं अमीर होता गया और ज़्यादा एम्बिशियस होता गया, मैंने ग्रामीण क्षेत्र में एक घर ले लिया और आखिरकार बिना किसी को अपने असली काम के बारे में शक होने दिए मैंने शादी कर ली। मेरी प्यारी वाइफ ये जानती थी कि मेरा शहर में बिजनेस है, लेकिन उसको ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो बिजनेस क्या था। पिछले मंडे मैंने दिन भर का काम कर लिया था और अफीम के अड्डे के ऊपर अपने कमरे में कपड़े पहन रहा था जब मैंने खिड़की के बाहर देखा और ये देखकर खौफजदा और हैरान रह गया कि मेरी वाइफ सड़क पर खड़ी थी। मैंने अपने चेहरे को छुपाने के लिए अपने हाथों को ऊपर उठा लिया और भागकर अपने भरोसेमंद लश्कर के पास गया और उससे मिन्नत की कि मुझसे मिलने के लिए ऊपर आने वाले किसी भी आदमी को वो रोक ले। मैंने सीढ़ियों के नीचे अपनी वाइफ की आवाज़ सुनी, लेकिन मुझे मालूम था कि वो सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ सकती थी। तेज़ी से मैंने अपने कपड़ों को फेंका, भिखारी के कपड़ों को पहना और अपने रंगों और विग को लगा लिया। एक बीवी की निगाह भी इतने बढ़िया वेश के पार नहीं देख पाई। फिर मुझे ख्याल आया कि कमरे की तलाशी हो सकती है और मेरे कपड़े मुझे जाहिर कर सकते हैं। मैंने खिड़की को झटके से खोला और अपनी ताकत के इस्तेमाल से मैंने उस छोटे चीरे को फिर से खोल लिया जिसे मैंने उस सुबह अपने बेडरूम में खुद को लगाया था। फिर मैंने अपना कोट पकड़ा जो तांबे के सिक्कों के वज़न से भरा हुआ था, जिनको मैंने उसमें उस चमड़े के बैग से डाला था जिसमें मैं अपनी चीज़ों को साथ में रखता था।
मैंने कोट को खिड़की से बाहर उछाल दिया और वो टेम्स नदी में उछल हो गया। इसी तरह से और कपड़े भी उसके पीछे जाते, लेकिन उसी पल कांस्टेबल तेजी से सीढ़ियों के ऊपर आ गए और कुछ मिनटों के बाद मुझे पता चला, या मैं मानता हूँ मुझे सुकून मिला कि बतौर मिस्टर नेविल सेंट क्लियर पहचाने जाने की बजाय मुझे उसके खूनी की तरह गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे नहीं मालूम है कि मेरे लिए बताने के लिए और कुछ बचा है। मैं जितने लंबे वक्त तक मुमकिन हो सके अपने भेष को बचाने के लिए दृढ़ था और इसलिए मैंने इस गंदे चेहरे को चुना, ये जानते हुए कि मेरी वाइफ बुरी तरह से परेशान होगी। मैंने अपनी अंगूठी को चुपके से निकाला और जिस पल कोई भी कांस्टेबल मुझे देख नहीं रहा था उसे लश्कर को सौंप दिया और साथ ही तेजी से घसीट कर लिखा गया वो लेटर था जो मेरी वाइफ को बताता था कि उसके पास डरने की कोई वजह नहीं है। वो चिट्ठी उसे कल ही मिली थी, होम्स ने कहा। ओह गॉड, उसने पूरा हफ्ता कैसे बिताया होगा। पुलिस ने इस लश्कर पर नजर रखी थी, इंस्पेक्टर ब्रैड स्ट्रीट ने कहा, और मैं ये बिल्कुल समझ सकता हूँ कि उसके लिए बिना दिखे डाकघर में चिट्ठी को डालना मुश्किल साबित हो सकता था। शायद उसने इसे अपने किसी नाविक ग्राहक को दे दिया होगा जो कुछ दिनों तक के लिए इसके बारे में सब कुछ भूल गया रहा होगा। यही बात थी, होम्स ने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है, लेकिन क्या कभी भी तुम पर भीख मांगने के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया है? कई बार चलाया गया था, लेकिन मेरे लिए एक जुर्माना कौन सी बड़ी चीज थी। लेकिन इस बात को यहीं रोकना होगा, ब्रैड स्ट्रीट ने कहा। अगर पुलिस को इस मामले को दबाना है तो ह्यूज बुन अब और नहीं रह सकता। मैं इसके लिए एक इंसान के द्वारा ली जा सकने वाली सबसे गंभीर कसम खाता हूँ। उस हालत में मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन है कि अब और कदमों को नहीं उठाया जाएगा, लेकिन अगर तुम फिर से पकड़े गए तो फिर सारी बातों को बाहर आना होगा। मैं यकीन से कहता हूँ मिस्टर होम्स कि इस मामले को साफ करने के लिए हम आपके एहसानमंद हैं। काश मैं जानता कि आप अपने नतीजों तक कैसे पहुँचते हैं। मैं इस वाले नतीजे तक, मेरे दोस्त ने कहा, 5 तकियों पर बैठकर और 1 आउंस कटे हुए तंबाकू का सेवन करके पहुंचा हूँ। मुझे लगता है वॉटसन कि अगर हम गाड़ी से बेकर स्ट्रीट के लिए निकले तो हम ठीक सुबह के नाश्ते के वक्त घर पहुंच जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की शानदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल जासूसी रेडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।